हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर रिफॉर्म्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, ब्रिटिश इंडिया ने किया उस समय जब हम इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो उस समय जो जो रिफॉर्म एक्ट किए उससे काफ़ी बार कभी होता है क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे फैक्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे रिफॉर्म एंड एक्ट्स। उसके अलावा कुछ एजुकेशनल कमेटी आई थी जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। फेमाइन कमेटी आई थी, कमीशन बनी थी। उसके अलावा इकोनॉमिक कमेटी बनी थी, इकोनॉमिक दुर्दशा सुधारने के लिए। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनी थी। तो सारे वीडियो एक दो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला वीडियो जो हमारा आज डिस्कस करेंगे अभी, वो रिफॉर्म एंड एक्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें सारे रिफॉर्म्स और एक्ट डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत बार इसे क्वेश्चन आ चुका है और आपको भी पता है। और एक इसके अलावे, इन दोनों टॉपिक के अलावे 3 वीडियो और आएगा। एक में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशन। उसके अलावे जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसरॉय, तो सारा हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। सारे गवर्नर जनरल के जो कितने कौन कौन से काम किया है, कौन कौन से रिफॉर्म किए हैं, सारे रिफॉर्म के बारे में, कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जो इंडियन के खिलाफ वाले थे, अधिकतर तो खिलाफ वाले थे, तो सब डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो हमारा एक पूरा मॉडर्न हिस्ट्री एकदम कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा हम सब कुछ पूरा स्टोरी देख चुके हैं, एक एक टाइमलाइन देख चुके हैं। तो हमारा फिर मैं ट्राई करूंगा कि एक वीडियो ऐसा बनाऊं जो जिसमें पूरा कंप्लीट कर दूं, लेकिन देखता हूं बनता है कि नहीं। अगर नहीं भी बनेगा तो प्लेलिस्ट में सारा तो है ही, एक एक करके आप देख ही सकते हो। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, क्योंकि मैं ज़्यादा आपसे मांगता नहीं हूँ कुछ, तो लेकिन आप बस शेयर करो अपने दोस्तों में। क्लियर? तो सबसे पहला है 1829 में एक चीज़ होती है, जब सती सिस्टम क्या होता है वो आपको पता होगा कि जब लड़की का या किसी वुमेन के हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो ऐसा बोला जाता है कि वो वुमेन को अब हस्बैंड, ऐसा बोला जाता है, ऐसी कहावतें हैं कि वुमेन हस्बैंड के साथ ही आग में जल जाती है ताकि एक देवता से अपने हस्बैंड को वापस ला सके। अब एक देवता से जो कि ले गए हैं उससे वापस ला सके, ऐसी मनगढ़ंत कहानियां होती थी। पता नहीं, हमें नहीं पता सही है गलत। तो इसको प्रोहिबिट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो फीमेल को मार दिया जाता था, जब फीमेल इन्फेंट होती थी उसको मार दिया जाता था कभी भी। हाँ, तो ऐसे मेल इन्फेंटिसाइड का आपने नाम सुना भी नहीं होगा, ऐसे केस होते ही नहीं। तो समझो उस समय से भी, मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते जब हम आज़ाद हुए तब मेल को हम पैट्रियार्कल सोसाइटी बनेंगे, नहीं। जब हम आज़ाद नहीं भी हुए थे, बहुत सालों से ऐसा चल रहा है। तो ये कब हुआ? 1829 में। राजा राम मोहन राय बहुत ज़्यादा प्रोपागेटर थे इस चीज़ के कि सती सिस्टम तो हटना ही चाहिए। क्लियर है ना? उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, क्योंकि आपको पता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे थे 1773 से 1833 तक। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। फिर 1858 में वायसरॉय बने थे। आपको टाइमलाइन पता है ना? नाम क्या है पता है सब जगह। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। उसके बाद पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बनते हैं 1833 में। क्लियर? हम समझ गए। उसके बाद बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स का मतलब सिंपल होता है ना, कुछ चीज़ें जो आपके हाथ से निकल गई। तो सिंपल ऐसा बोला जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि पहले ब्रिटिश 1825 में ब्रिटिश क्या बोली थी कि सारे राज्य को कि हम आपके इंटरनल मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, चाहे आपके बाद कोई भी सक्सेशन बने, मतलब राजा के बाद कोई भी उसका बेटा किसी को भी बना दे, अपने नौकर को भी बना दे राजा, अंग्रेज को कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेकिन अब अंग्रेज अपना सुर बदल चुका था। 1848 में बोलता है कि कोई भी राज्य, अगर आपके पास आपका अपना
मतलब आपका अपना हेयर नहीं है, हेयर मतलब आपका अपना खून, जो आपका अपना बेटा है, आप गोद नहीं ले सकते, आपका अपना बेटा है, अगर वो नहीं है तो आपका राज हम अपने में मिला लेंगे, आपका राज आपके गोद लिए बेटे को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका रियल हेयर नहीं है, तो आपका रियल सक्सेशन नहीं बन पाएगा। जैसे झांसी को वो किया था कि तभी तो झांसी की रानी ने लड़ाई छेड़ दी थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जैसे आपने कंगना रनावत का मूवी देखी होगी तो आपको बहुत कुछ पता चला होगा। क्लियर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इस समय जो वायसरॉय थे, क्योंकि सॉरी, इस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, क्योंकि वायसरॉय कब बनते 1858 में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। एक क्या था इस समय, मैं बता चुका हूँ कि एडॉप्शन ऑफ सन बाय ए रूलर इन द एब्सेंस ऑफ, किसी का अपना बेटा नहीं तो क्या अडॉप्ट कर सकता है? नहीं। अडॉप्ट कर लेना कर लीजिए, लेकिन उसको हम राजा नहीं बनाने देंगे। इस प्रोसेस पे अंग्रेजों ने बैन लगा दिया। क्लियर। थर्ड है विडो रीमैरिज एक्ट, क्योंकि विडो, अगर ये वाला सती सिस्टम, आपने एक सीन देखा होगा मूवी का मंगल पांडे का, जब अमीषा पटेल को जलाया जाता रहता है तो जो हीरोइन थी, तब उसके बाद अंग्रेज आ जाता है कि नहीं ये तो बैन हो चुका है, आप नहीं जला सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी प्रोसेस, जब तक समाज का अवेयर होना जरूरी होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि कोई भी कानून भले ही बन जाता है, जब तक समाज उसको फॉलो नहीं करेगा तब तक उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो सकता ना। सेम अभी विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में लॉर्ड कैनिन के समय में। लॉर्ड कैनिन इस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। वायसरॉय कब बनता है? 1858 में, 2 साल बाद। उस समय वो क्या बोलते हैं? विडो रीमैरिज लीगलाइज कर देते हैं, हिंदू विडो अब मैरिज कर सकती है। सपोर्ट किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो दो इंसान, दो महापुरुष का नाम आपको याद हो गया, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन दोनों ने क्या किया? समाज, क्योंकि ये सब सोशल रिफॉर्मर थे, समाज को रिफॉर्म करने का कोशिश करते रहते थे। समझ सकते हो कि उस समय इनके लिए कितना ज़्यादा तकलीफ वाला रहा होगा, क्योंकि पूरा गांव किसी औरत को जलाने का कोशिश कर रहा है आग में, और एक बंदा है जो खड़ा हो जाता है, राजा राम मोहन राय, पूरे गांव से लड़ने के लिए। कितना ज़्यादा। और उसके बाद अंग्रेजों से कानून भी बनवा लेता है, क्योंकि अंग्रेज स्टार्टिंग में आए थे तो सीधा सीधा बोलते थे ना कि मैं आप लोग के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन उसे कानून भी बनवा लेते। बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 में। अब क्या हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया है सब कुछ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का नाम है। तो पहले वायसरॉय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में होता क्या है? ब्रिटिश अब नहीं चाहती है कि 1857 की तरफ फिर से रिवॉल्ट हो, तो ब्रिटिश थोड़ा बहलाने फुसलाने के लिए इंडियन को एंट्री देने लगती है, क्योंकि लोगों को लगे कि राज तो हम ही कर रहे हैं, कानून तो हम ही बना रहे हैं, लेकिन बस वो दिखावा था, कोई पावर नहीं था। तो इसमें क्या किया? एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एडमिनिस्ट्रेशन एट हायर लेवल। ब्रिटिश सिर्फ उसी को एंट्री देते थे जो ब्रिटिश के लॉयल थे। समझ सकते हो ना। उसके बाद आता है एल्बर्ट बिल। ये सबसे खतरनाक था, खतरनाक नहीं था, सही था, लेकिन इसके खिलाफ में बहुत सारे ब्रिटिशर्स यूरोपियन हो गए। हुआ क्या? इस एक्ट में, ये किसके टर्म में था? लॉर्ड रिपन के समय में, 1883 में। अब ध्यान देना, लॉर्ड रिपन 1883, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने वाला है 1885 में, डफरिन के समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में। होता क्या इस एक्ट में? एल्बर्ट बिल, वो बिल ही लाया था, एक्ट नहीं बना था। इस बिल में क्या था कि इस बिल में सिंपल ऐसा था कि जो मजिस्ट्रेट, यूरोपियन मजिस्ट्रेट और इंडियन मजिस्ट्रेट दोनों का पावर सेम कर दिया। क्योंकि मजिस्ट्रेट अगर कोई यूरोपियन मजिस्ट्रेट है तो इंडियन का केस लड़ रहा है कि नहीं, इंडियन उसके सामने में आए हुए हैं। इंडियन मतलब इंडियन का केस वो लड़ते नहीं थे केस, मतलब वो जजमेंट सुनाते थे। अब इंडियन मजिस्ट्रेट बन गया, उसके सामने क्या यूरोपियन भी आ सकते हैं? अपना मतलब यूरोपियन भी उनके कोर्ट में आ सकते हैं। तो इस एक्ट में यही था कि दोनों को इक्वल दर्जा दे दो, चाहे इंडियन मजिस्ट्रेट हो, यूरोपियन मजिस्ट्रेट हो, दोनों को इक्वल दर्जा दे दो। तो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था यूरोपियन लोगों में, क्योंकि वो चाहते थे हम और इंडियन के सामने झुके,
क्योंकि वो बोलना होता ना माय लॉर्ड ऐसे बोलना होता ना, तो कैसे झुक सकते थे वो लोग, झुकने का तैयार नहीं थे, उसके बाद ही पास नहीं हो पाया। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1892 में। आपको पता 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आया है, पहला 61, फिर 92, फिर 1909 जिसको हम मोरले मोंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। क्लियर। तो सेकेंड जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उस समय कौन थे, वायसरॉय लैंसडाउन। क्लियर है ना। इसमें इन्होंने बोला देखो सेंटर में 2 बॉडी थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर डिवाइड कब हुआ था आपको बताना है, 1853 के एक्ट में। याद रखो 1853 के एक्ट में सेंटर 2 पार्ट में डिवाइड, 2 बॉडी में डिवाइड हो गया था। एक बॉडी थी जो एग्जीक्यूट करती थी, एक बॉडी करती थी लेजिस्लेट। क्योंकि दोनों सेम पावर दे दोगे, दोनों काम एक बॉडी को देते हो तो कितना खतरनाक होगा। कानून भी वही बना रहा है, इम्प्लीमेंट भी वही कर रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही नहीं, एक्युमुलेशन ऑफ पावर हो जा रहा है। 1853 के एक्ट में डिवाइड कर दिया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक बना दिया, एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया। अब होता क्या है इस एक्ट में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इनलार्ज कर रहे हैं, इंडियन को और ज़्यादा एंट्री दे रहे हैं, लेकिन अभी भी मेजोरिटी किसकी है, यूरोपियन की, ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी है। अब होता क्या है, फिर एक एक्ट आता है, मैंने बोला ना पहला काउंसिल एक्ट, सेकंड काउंसिल एक्ट, थर्ड काउंसिल एक्ट, जिसका नाम है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। इस एक्ट ने तो पाकिस्तान बना दिया समझो। अभी जो पाकिस्तान है उसका शुरुआत हम बोल सकते हैं इसी समय हुआ है, या इससे पहले भी हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। 1885 1887 के आसपास एक और ग्रुप बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट में, मतलब थोड़ा उसके खिलाफ में, और इसमें भी बहुत ज़्यादा हाथ था उस समय के वायसरॉय का, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे एक ग्रुप इतना मजबूत बने कि वो पूरा हमें भगाने के चक्कर में हो जाए। वो चाहते थे कि आपस में दोनों भी कैंसिल आउट होते रहे। ऐसा होता है ना कि एक ग्रुप पावरफुल हो गया तो दूसरा ग्रुप आप बना दो, आपको खुद लड़ने की जरूरत नहीं, ये दोनों आपस में ही तू मेहनत करके करते बढ़ते रहेंगे। यही तो हुआ ना। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में उस समय जो वायसरॉय थे वो मिंटो थे और मोरले उस समय के सेक्रेटरी थे। इन्होंने बोला, इस एक्ट में बोला गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट किसको, मुस्लिम को, जिसने क्या किया दोनों के बीच एक गल्फ क्रिएट कर दिया गया। जिस 1857 में बंगाल पार्टीशन में, आज अभी से कुछ समय पहले 1905 में बंगाल पार्टीशन में दोनों एक दूसरे को धागे मान रहे थे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के लिए मर रहे थे, वो यहाँ पे अलग जा रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एक्ट था। उसका नेक्स्ट एक्ट आता है मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट। एक इस समय जो वायसरॉय थे वो चेम्सफोर्ड थे, 1919 में आया। इसमें एक नया सिस्टम लाया, डायरकी किस लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल। ऊपर सेंटर था, नीचे प्रोविंस था, प्रोविंशियल लेवल पे। आपको बताना है कि पहली बार प्रोविंस किस एक्ट में आया, ध्यान देना, पहली बार प्रोविंस किस एक्ट में आया है, याद करो। क्लियर। सेंटर और प्रोविंस था, तो प्रोविंस में क्या किया गया, प्रोविंस में डायरकी सिस्टम लाया। डायरकी सिस्टम का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट। सिंपल मतलब होता है कि प्रोविंस में 2 सरकार हैं, एक सरकार है जिसके गवर्नर हेड है गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और दूसरा का हेड है तो गवर्नर लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं उसको बोलते हैं रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, गवर्नर, मतलब एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसके हेड होंगे गवर्नर, और दूसरा कौन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगा जो सब्जेक्ट का नाम है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जिसके हेड भी है गवर्नर। तो लेकिन इसमें उतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होता था, कभी कभी इसमें से सब्जेक्ट यहाँ पे भी ट्रांसफर किया जाता था। क्लियर। उसके बाद आता है जालियावाला। पहले एक एक्ट आता है, क्योंकि होता क्या रहता है अभी पता है आपको, पता है किस समय 1918 17 18 1917 18 के समय गांधी जी जीत रहे थे बार बार। किस में, चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, इस समय गांधी जी जीत गए। 3 लड़ाई गांधी जी जीत चुके थे।
अब ब्रिटिशर्स को लगता है यार ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही हीरो बन रहा है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम ऐसा कुछ कानून लाते हैं। कानून में क्या होगा, जो भी सरकार के खिलाफ जाएगा ना, जो भी सरकार के खिलाफ जाएगा उसको सीधा अंदर कर दो, यानी और सीधा उसको इवन इवन बिना, होता है ना नॉर्मली क्या होता है, आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा लेकिन पहले आपको सज़ा तब सुनाया जाएगा जब आपको पूरा कार्रवाई होगी कोर्ट पे, लेकिन नहीं, सिंपल सीधा। इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा पावर दे रहे हो, जो कमांडेंट थे या वायसराय को बहुत ज़्यादा पावर दे रहा। तो इसमें क्या हुआ, रॉलेट एक्ट लाया था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीडम फाइटर लोग बढ़ रहे थे, इसको नहीं बढ़ने नहीं देंगे। इसमें क्या हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया ताकि फ्रीडम स्ट्रगल को सप्रेस किया जा सके। और जनरल डायर इसके कमांडेंट थे। अब हुआ क्या, इस समय जैसे ही एक्ट आया तो पंजाब के दो लोग, एक थे आई थिंक सैफुद्दीन खिचवी और एक और थे कोई क्या नाम था नहीं याद आ रहा, क्लियर, दो लोग थे। वो उन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम की मांग करते हैं। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब इन दोनों को अरेस्ट करने के लिए से निकालने के लिए, क्यों अरेस्ट किया इन दोनों को निकालने के लिए, एक जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए, धरना दिए ताकि इन दोनों को छुड़ाया जा सके। तो इसमें छुड़ा ही रहे थे कि वहाँ पे जनरल डायर उस पार्क में पहुँच जाता है, वहाँ पे गोलीबारी करना स्टार्ट कर देता है। अमृतसर में था वो जालियांवाला बाग। गोलीबारी कर देता है जिसमें बहुत लोगों की हत्या हो जाती है, बहुत लोगों का हत्या कर देते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं। इस समय चेम्सफोर्ड थे वायसराय, और जो कमांडेंट थे कौन थे, जनरल डायर। लेकिन जनरल डायर को कोई छोड़ने वाला थोड़ी था। जनरल डायर को मार देते हैं बाद में 1940 के आसपास उधम सिंह। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं 1919 एक्ट आया था ना, तो 1919 एक्ट में एक प्रोविजन ये भी था कि आज से 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन आएगी जो रिव्यू करेगी कि जो एक्ट 1990 वाला एक्ट था वो कितना कारगर है, या उसमें क्या क्या फेरबदल किया जा सकता है। तो बोली थी जो 10 साल, लेकिन उन लोग से रहा नहीं गया। 8 साल बाद ही एक कमीशन भेज दिया, साइमन कमीशन भेज दिया। साइमन कमीशन, उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन थे, 1928 में आए। इसने अपना रिपोर्ट दिया, क्योंकि 1927 में आई थी, लेकिन 1928 में रिपोर्ट में हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिकमेंडेशन दिया। कुछ रिकमेंडेशन क्या दिया कि रिकमेंडेशन देगी भी क्या, रिकमेंडेशन देगी कि क्या आपका 1919 वाला एक्ट सही है या उसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है। सबसे पहले कुछ चीज़ों का सपोर्ट किया इसने। सबसे पहले बोला, जो आप सेपरेट इलेक्टोरेट वाला बात कर रहे हो बहुत सही है, उसमें आपने हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया। आप हिंदू मुस्लिम तक ही क्यों कर रहे हो, सिख को भी अलग करो, यूरोपियंस को भी अलग करो, जो इंडियन यूरोपियंस है इसको भी अलग करो। बहुत मतलब ये बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट को और ज़्यादा खींचो। और एक और चीज़ बोला कि जो डायरकी सिस्टम है ना प्रोविंस में, उसको हटा दो, थोड़ा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओ। यानी डायरकी सिस्टम प्रोविंस में नहीं सेंटर में कर देते हैं, लेकिन वो कभी लागू नहीं हुआ। उसके बाद इंडियनाइजेशन ऑफ आर्म फोर्स, बोला कि आर्म फोर्स में इंडियन को ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री दो, और यही सब बात बोला था। उसके बाद क्या होती है, 1928 हो गया। उसके बाद जब इनसे पूछा गया कि भाई आप तो कोई इंडियन को एंट्री दे ही नहीं रहे हो, मतलब आप पूरे, क्योंकि साइमन गो बैक होने लगा था ना, सब लोग विद्रोह करने लगे थे, जिसमें आपको पता है लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी क्योंकि उनको लाठी से मारा गया था इस समय। और हुआ क्या इसमें, तो इनको जब बोला गया कि आप तो किसी इंडियन की एंट्री नहीं दे रहे हो, आप कैसे एक्ट बनाओगे जब एक्ट हमारे लिए है, और आपको कैसे पता कि इंडिया में क्या चल रहा है, आपको कैसे पता, बताओ ना। तो बोलते साइमन सीधा बोलते हैं कि आप लोगों में इतनी औकात ही नहीं है कि एक ऐसा एक्ट बनाओ जो आपके सभी कम्युनिटी के लिए अच्छी हो। सिंपल बोले कि आप इतने पार्ट में बटे हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इतने पार्ट में बटे हो कि आप कोई ऐसा एक्ट बना ही नहीं सकते जो सारी कम्युनिटी पे खुश रहे। तो उसके बाद बोला
उसके बाद समझो एज ए चैलेंज दिया गया। तो इसके बाद नेहरू रिपोर्ट एक आता है, आपको पता है 1928 में मोतीलाल नेहरू लिखते हैं और वो रिपोर्ट आती है। क्लियर। उसके बाद होता क्या है, उस रिपोर्ट में एक पॉइंट ऐसा था, डोमिनियन स्टेटस, कि इंडिया तो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह राज करेगा, सेल्फ गवर्न होगा, लेकिन ऊपर से अंदर किसके अंदर रहेगा, मतलब हम बोल सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहेगा। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जा नहीं रही है, लेकिन राज हम खुद करेंगे। क्लियर। तो उसके बाद हुआ क्या, बहुत लोग जो थे, जो यंग, जो वार्म ब्लडेड थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उनको ये पसंद ही नहीं, वो बोलते नहीं हमें तो बस आज़ादी चाहिए। तो उसके बाद होता क्या है, आपको पता है सीडीएम हो जाता है, उसका सॉल्ट सत्याग्रह हो जाता है 1930 में। अब होता क्या है, सॉल्ट सत्याग्रह होता है, बहुत सारे विद्रोह होते हैं, ब्रिटिशर्स अब क्या हो गए, अब ब्रिटिशर्स सीधा लोगों को अरेस्ट करने लगे। अब क्या हुआ कि इंडिया के ही कुछ लोग थे, वो चाहते थे, क्योंकि इस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था 1930 के आसपास। तो इंडिया के कुछ लोग क्या सोचे कि हम थोड़ा सहूलियत दोनों को मिलवा देते हैं, गांधी जी और इरविन को, ताकि वो दोनों बात करके सेटलमेंट कर सकें। तो उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है 1930 में। कुछ बातें गांधी जी बोलते हैं, कुछ बातें गांधी जी जैसे बोलते हैं कि आप सारे पॉलिटिकल जो जिस चीज़ को अरेस्ट किए हो उसको छोड़ दो, और ऐसी बातें जैसे जो पुलिस ने जो एक्शन लिया है हम उस पर कार्रवाई नहीं करवाएंगे, और भी कुछ। लेकिन इरविन ने बोला कि हम सिर्फ उसी को छोड़ेंगे जिसके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लगे हैं, लेकिन अगर किसी के ऊपर चार्जेस लगे कि वो बंदूक चलाया है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, जैसे भगत सिंह को नहीं छोड़ते हैं। तो इस पर बहुत सारा विद्रोह होने लगता है, लोग गांधी जी के खिलाफ चले जाते हैं। लेकिन इरविन इस समय गांधी जी को एक चीज़ और मनवा देता है कि हम सब आपके सारे आदमी को छोड़ देंगे, लेकिन आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर चलिए बैठ जाइए। तो गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, और इसमें लोग हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान होने लगता है, मतलब कि मुस्लिम लीग पार्टीशन की बात करने लगती है। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से सीधा चले आते हैं गांधी जी, उसके बाद फिर से विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर से गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कम्युनल अवार्ड एक होता है। कम्युनल अवार्ड का मतलब है, इधर जो ब्रिटिश का सरकार है, ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर सब कुछ देख रहा है आराम से, उसने एक चाल चली कि हम इंडिया को और तोड़ते हैं, कि जो डिप्रेस्ड क्लास है ना, डिप्रेस्ड क्लास, उसको भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं, कि हिंदू को भी ब्रेक करते हैं, क्योंकि आप मुस्लिम सिख इन सब को तो कर ही चुके हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की मदद से, लेकिन आप डिप्रेस्ड क्लास को करते हैं। लेकिन गांधी जी को बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। गांधी जी पूना में थे, पूना जेल में थे, वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। फिर एक मीटिंग होती है गांधी जी की तरफ से, मदन मोहन मालवीय मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और डिप्रेस्ड क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे बी आर अम्बेडकर, दोनों साइन करते हैं कि भाई हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं करेंगे, बट आप मुझे रिजर्वेशन दे दो टोटल सीट में। तो इसको रिजर्वेशन दे दिया जाता है डिप्रेस्ड क्लास को। उसका सेपरेट इलेक्टोरेट तो हम देख ही चुके हैं 1932 में, किसका, डिप्रेस्ड क्लास की। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया ना, उसमें सब चीज़ को देख के अंग्रेज ने एक एक्ट लाया कि आरटीसी में तीनों एक्ट में क्या हुआ था, साइमन ने बोला था उसकी बात रखते हैं, सारी लोग को बात में रख के लॉर्ड वेलिंगटन के समय में एक एक्ट आता है जिसमें क्या किया गया कि डायरेक्टली लाते हैं सेंटर पे। ये सब रिफॉर्म देखो, जो बात साइमन बोला था उसकी बात भी आई, आरटीसी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बात बोली गई थी वो बात सबको भी मतलब एकोमुलेट किया गया। उसके बाद एक नया एक्ट आया 1935 में। लॉर्ड वेलिंगटन उस समय के वायसरॉय थे, उसने फेडरल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का ट्राई किया, ऐसा फेडरल कि जिसके ऊपर में सेंटर है, नीचे स्टेट, और स्टेट के अलावा नीचे में प्रिंसली स्टेट भी है, लेकिन ये कभी आप कंप्लीट फेडरेशन कभी हो नहीं गया है, प्रिंसली स्टेट कभी आया ही नहीं। उसके क्रिप्स मिशन आते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इस समय चल रहा है वर्ल्ड वॉर 2, क्लियर है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, ब्रिटिश की हालत खराब। तो ब्रिटिश क्या करती है, सबसे पहले वहाँ जो वायसरॉय होते हैं ना, वायसरॉय उस समय कौन थे, उसमें लिंगलिथुओ थे। तो वायसरॉय को बोलते हैं कि तुम जाओ एक सरकार को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, सारे पार्टी को एक ऑफर दो,
ऑफर ऐसा दो कि हम संविधान बनाने देंगे, लेकिन संविधान देखो, संविधान बना के गवर्न करने की बात चली थी, अभी भी छोड़ने की बात नहीं थी कि हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, ऐसी बात अभी तक नहीं की है। संविधान तुम्हें बनाने देंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें इंडिपेंडेंट कर देंगे, अभी ऐसी बात चल ही नहीं रही है। तो क्रिप्स मिशन से पहले एक अगस्त ऑफर आया था, ये आपको पता है, लिंगलिथुआ ने दिया था कि चलिए हम आपको डोमिनियन स्टेटस देते हैं, आप अपना कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाइएगा लेकिन वॉर के बाद। तो सीधा सीधा इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं कि डोमिनियन स्टेटस, क्या बात कर रहे हो, अब तो फ्रीडम से के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद क्रिप्स आते हैं, वहाँ से इंग्लैंड से आते हैं, क्योंकि उनको लगता है लिंगलिथुआ से काम नहीं चला है, तो क्रिप्स के साथ 2-3 लोग को भेजते हैं, लेकिन उनका भी प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो भी डोमिनियन स्टेटस की बात करें। तो लिंगलिथुआ भी हंस रहा होगा कि सर ये बात तो हम भी दे रहे थे, आप क्या दे रहे हो, आप कुछ नया दे, आप इंग्लैंड से आए तो कुछ नया दो ना, तभी तो लोग मान सकते हैं, लेकिन लोग माने ही नहीं। उसके बाद क्या होता है, INA ट्रायल होता है, इंडियन नेशनल आर्मी, आपको पता है इंडियन नेशनल आर्मी की को हार का सामना करना पड़ा था, लॉर्ड वॉवेल उस समय थे 1945 में। तो INA के प्रिजनर ऑफ वॉर, क्योंकि इन्होंने उस समय के देश के राजा, हमेशा बोल सकते हैं, इंग्लैंड को हरा के खिलाफ लड़ी थी, तो खिलाफ लड़े थे, तो इन लोगों के खिलाफ चार्जेस लगा होगा, तो इन लोगों को एग्जीक्यूट करना था रेड फोर्ट के आसपास। लेकिन उस समय लोगों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि इन लोगों के केस लड़ कौन रहा था, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, ये सब केस लड़ रहे थे सुबह। तो लेकिन लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो इसको कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद वॉवेल प्लान आते हैं। वॉवेल प्लान का मेन मतलब था कि हम कैसे भी करके सारे इनकी पॉलिटिकल पार्टी है ना, इंडिया के जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको एक पन्ने पे लाते हैं। तो एक पन्ने के लाने के लिए ये लोग शिमला ले गए, इसको पार्टी पीटी कराई। उसके बाद सब लोग मिले, लेकिन कोई बात, कोई और सारे मेजर कम्युनिटी आई, लेकिन कोई इसको फेल हो गया बिल्कुल। उसके बाद कैबिनेट आते हैं, कैबिनेट मोर और लेस मना लेते हैं कि आप संविधान बना लेना, जब हम आज़ाद, जब हम क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था, चलो एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना लो जो संविधान बनाए। उसके बाद माउंटबेटन प्लान आते हैं, क्योंकि वॉवेल से कुछ हो नहीं रहा था, माउंटबेटन आते हैं, माउंटबेटन 3 जून प्लान लाते हैं, यानी जिसको हम पार्टीशन प्लान बोलते हैं। अब क्या करना है, अब अलग हो जाना है, तुम अलग जाओ, इंडिया अलग जाओ, पाकिस्तान अलग जाओ। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 को, इसमें पार्टीशन कर दिया जाता है इंडिया और पाकिस्तान को। बाकी तो आपको पता ही है, तो मैं थोड़ा आपको बताया हूँ, बीच बीच में जो स्टोरी गैप था उसको मैंने फिल करने का ट्राई किया, क्योंकि आपको एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, आपको ऐसा ना लगे कि सेग्रीगेट है टॉपिक। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि आपको थोड़ा बीच का स्टोरी बता के आपको जोड़ के रखूं, क्योंकि आपको पता चले कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। तो चलिए, थैंक यू। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, शेयर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। और एक और चीज़, अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक भी मिल जाएगी गूगल पे और पेटीएम की, अगर चाहते हो तो। वैसे कोई नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि अब हमें भी पता है अभी, क्लियर। चलिए, थैंक यू।